प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9वीं के अध्याय पालमपुर की कहानी से शुरू करेंगे और इसके आधार पे कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। उसके बाद कक्षा 11वीं के अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके आधार पे भी कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम गांव पालमपुर, विकास की ओर बढ़ता गांव, उत्पादन के साधन, भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, पालमपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है और बाकी अन्य कई क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और दुकानदारी के अलावा परिवहन इत्यादि भी सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा आदि। पालमपुर की इस कहानी में हम यह जान पाएंगे कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां और अन्य वाहन देखे जा सकते हैं। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जो कि विभिन्न जातियों के हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, वे ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति या फिर दलित लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस के बने हुए घर होते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोगों के घरों में बिजली भी देखी जा सकती है। इसके अलावा खेतों में भी सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय या हॉस्पिटल भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। यह काल्पनिक गांव पालमपुर हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगा। भारतीय गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया होती है। बाकी अन्य गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार के क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है। ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसा कि हम देख पाते हैं हमारे गाँव में, कस्बों में, शहरों में
या फिर विश्व में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई उत्पादन जरूर कर रहा होता है। सबसे पहले उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। आखिर यह उत्पादन होता क्या है? उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम एक अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है, तो हम रोशनी के लिए बल्ब का उपयोग करेंगे। अब बल्ब के उपयोग करने से हम अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। और अगर हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे भोजन से हमारी भूख मिटती है, अर्थात भोजन में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख मिटा रही है। वहीं दूसरी ओर पानी में भी वह शक्ति है जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाती है। हम अपने आसपास मिट्टी देखते हैं। अगर इस मिट्टी में हम काम करके, इसमें अपना श्रम लगाकर इससे कुछ बर्तन बनाएं, तो उन बर्तनों का उपयोग हम कुछ सामान रखने के लिए, पानी भरने के लिए या फिर पानी पीने के लिए कर सकते हैं। अर्थात जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं, उसे उत्पादन कहा जाता है। जैसे हमने मिट्टी का उपयोग करके उससे घड़ा बनाया, उससे मिट्टी के बर्तन बना दिए, अर्थात हमने उत्पादन कर दिया। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि का मतलब केवल जमीन से नहीं होता। भूमि के अंतर्गत हम अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी रखते हैं, जैसे पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। भूमि के अलावा भौतिक पूंजी भी उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत हम निम्न मदों को रखते हैं, जैसे मशीन और अन्य औजार। बच्चों, उत्पादन के ये साधन कई वर्षों तक प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। इसके अलावा पूंजी और कच्चे माल की भी हमें उत्पादन में आवश्यकता होती है, परंतु पूंजी और कच्चा माल का उपयोग हम उत्पादन की मात्रा के अनुसार करते हैं। अर्थात हमें जितना अधिक उत्पादन करना है, इनका उपयोग उतना अधिक करेंगे तथा जितना कम उत्पादन करना है उतना ही कम हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इनको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए एक और आवश्यकता है श्रम की। श्रम अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों को संगठित करने अर्थात भूमि, श्रम और स्थायी और कार्यशील पूंजी को एक साथ संगठित करके उत्पादन करने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मानव पूंजी की। बच्चों, यह उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इन सबको ही हम उत्पादन के कारक के रूप में जानते हैं। दोस्तों, पालमपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। हालांकि उस समय बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया था। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल में लोग धान, हरी सब्जियां, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद सर्दियों में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, तिलहन तथा आलू की खेती की जाती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। प्रारंभ में यहाँ पर सिंचाई रहटों के द्वारा की जाती थी। इसके बाद नलकूपों के आ जाने से पालमपुर के किसान
एक वर्ष में 3 फसल उत्पादित कर पा रहे हैं, क्योंकि पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। दोस्तों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत बहुत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले HYV बीज प्रदान किए और इसके द्वारा खेती के नए तरीकों को भी बताया। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हालांकि अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। इन बीजों के लिए खाद और कीटनाशक बहुत ही जरूरी थे। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और इन HYV बीजों से अब उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने गांव पालमपुर के बारे में अध्ययन किया, विकास की ओर बढ़ते हुए पालमपुर गांव की चर्चा की। इसके बाद उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की भी चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत भूमि का वितरण, श्रम, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं और मिस्त्री लाल की कहानी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पालमपुर गांव की कहानी नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने पालमपुर की खेती के बारे में चर्चा करते हुए उत्पादन और उत्पादन के साधनों की चर्चा भी की थी। आज के इस अध्याय में हम भूमि का वितरण, श्रम, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं तथा मिस्त्री लाल की कहानी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत होती है। बच्चों, यह दुर्भाग्य की बात है कि खेती में काम में लगे हुए पालमपुर के सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से तो नहीं रह रहे थे, लेकिन उनके पास एक भैंस थी जिसकी अतिरिक्त आय के द्वारा वे अपना गुजारा कर ले रहे थे। गोविंद की मृत्यु के पश्चात उसकी यह जमीन उसके 3 पुत्रों के बीच बढ़ गई। अब प्रत्येक के पास 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद
गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ जाता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या फिर उन्हें कटाई के वक्त या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। पालमपुर गांव में डाला नामक यह व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर काम करता है और यह एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम करते रहना पड़ता है। वैसे तो सरकार द्वारा खेतों में काम करने वालों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये रखा है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वो भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था। मैंने महेश से पिछले साल 1000 रुपये लिए थे और अब 2000 चुकाने हैं। मेरे पास अभी खुद भोजन के पैसे नहीं हैं। मेरा भी हाल बुरा है। पिछले कर्ज की वजह से साहूकार अब मुझे पैसे देने से मना कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूमिहीन और छोटे किसानों की पालमपुर में क्या स्थिति है। पालमपुर में जो छोटे किसान हैं वे या तो अपने छोटे से टुकड़े में खेती का काम करते हैं या फिर दूसरे के वहाँ जाकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन बड़े और मझोले किसानों की स्थिति छोटे किसानों से अच्छी होती है। इन लोगों के पास ज़्यादा भूमि होने के कारण इनकी उपज भी अच्छी हो जाती है। ये बड़े किसान उस उपज से अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ ही उस उपज को यानी बचे हुए उपज को रायगंज के बाज़ार में बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। इस प्रकार बचे हुए इस उत्पादन की बिक्री को अधिशेष की बिक्री कहा जाता है। खेती के इन कार्यों के अलावा पालमपुर में अन्य क्रियाएं भी देखी जा सकती हैं। पालमपुर में केवल 25% लोग गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। इन गैर कृषि क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं डेयरी की। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलन क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूध का दूर दराज के शहरों और कस्बों में व्यापार होता है। इसके अलावा पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य भी होता है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। यहाँ पर शहरों की तरह बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पर बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी ले लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दुकानदारी की। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों से कई वस्तुओं की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है। इसके अलावा पालमपुर में परिवहन भी होता है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं।
अर्थात इन वाहनों को भी यहाँ के परिवहन सेवाओं में शामिल किया जाता है। ये लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब मिस्री लाल की कहानी पढ़ते हैं। पालमपुर के मिस्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो कि बिजली से चलती है। मिस्री लाल ने इस मशीन को अपने खेत में लगाया है। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है और उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रकार मिस्री लाल थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भूमि का वितरण, श्रम, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं तथा मिस्री लाल की कहानी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संयोजन प्रतिक्रिया के परिचय से। क्या आप संयोजन प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं? एक संयोजन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह उत्पाद हमेशा एक यौगिक होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र दो पदार्थ या अभिकारक के हैं। एक पदार्थ नीले रंग से दर्शा रहा है और दूसरा पदार्थ ग्रे रंग से दर्शा रहा है। जब यह दो पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। इस पदार्थ में कुछ विशेषताएं नीले वाले पदार्थ की होगी और कुछ विशेषताएं ग्रे वाले पदार्थ की होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए अब हम अपने विषय पे आते हैं जो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन को समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम और आवोगाड्रो का नियम। आज की इस वीडियो में हम इन सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले नियम से शुरू करें जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंतोइन लेवुसिये ने 1789 में दिया था। स्क्रीन पर दिया गया चित्र आंतोइन लेवुसिये का है। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवुसिये ने इस नियम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था। आइए इस प्रयोग के बारे में जानें। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने फास्फोरस और सल्फर को रखा। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में P यानी फास्फोरस और S यानी सल्फर।
जब उन्होंने इस फ्लास्क को गर्म किया तो उन्होंने यह जाना कि किसी भी चीज को गर्म या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मिला हुआ उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर था। इस नियम के अनुसार उत्पादों के द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर हो जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणुओं को नए पदार्थ बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया जाता है। उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया एक हाइड्रोजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसमें लिया ऑक्सीजन। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी यानी H2O। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो पानी का होगा 18 ग्राम। इस तरीके से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे नियम पे आते हैं, जो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में दिया था। इस नियम को निश्चित संघटन का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने 2 हाइड्रोजन लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हमने एक ऑक्सीजन लिया। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी यानी H2O बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 ही होगा। आइए अब बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बनता है H2O यानी पानी। यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और पानी का होगा 18 ग्राम। उसी तरीके से अगर हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो यह H2O2 भी बनाता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्रव्यमान 34 ग्राम होगा। जब हमने यह दोनों रिएक्शंस को देखा तो यह जाना कि दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा पानी में और 32 ग्राम होगा H2O2 में। तो हमने यह जाना कि ऑक्सीजन का अनुपात पानी और H2O2 में होगा 1:2।
आइए अब बात करते हैं गैर-लुसैक का गैसीय आयतनों के नियम के बारे में। यह नियम गैर-लुसैक ने 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, परंतु सभी गैस का समान ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी प्रेशर पर होना चाहिए। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर पानी के बनने की रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का आयतन 2V है, ऑक्सीजन का आयतन 1V होगा और पानी का आयतन 2V होगा। आइए अब बात करते हैं एवोगाड्रो के नियम के बारे में। यह नियम अमेलियो एवोगाड्रो ने 1811 में दिया था। इस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान अणु होने चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो किसी भी गैस के आयतन उसके अणुओं की संख्या से सीधे अनुपातिक होती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर V गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है और N यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। इस तरीके से हमने एवोगाड्रो के नियम के बारे में भी जाना। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत संघटन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं में पालमपुर गांव की कहानी और कक्षा 11वीं में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में चर्चा की और इनके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल किया। आइए देखते हैं हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं में साखियाँ एवं शब्द और कक्षा 11वीं में जीव जगत का वर्गीकरण। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।